transacted by postal ballot. So students, जैसे कि एडवर्टीजमेंट यहाँ पर क्या पर्पस है कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आप सपोज करो कि आपको एक न्यू बिजनेस एक्वायर करना है, एंड फॉर दैट आपको अपने मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, वेदर दे आर इन फेवर ऑफ दैट बिजनेस और वेदर दे आर अगेंस्ट दैट डिसीजन ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू बिजनेस। तो उस केस में आप एक एडवर्टीजमेंट भी करवाओगे जो एक आपकी सिटी का या आपकी कंट्री का एक जो मेन न्यूज़पेपर है, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है हर जगह, तो उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप सर्कुलेट कराओगे, मेंशन करोगे कि आप इस बार अपने जो बैलेट पेपर्स के थ्रू कंपनी की वोटिंग ले रहे हो, और आप मेंशन भी करोगे कि क्या पर्पस है, कि आप क्यों बैलेट पेपर्स के थ्रू कर रहे हो, तो उसमें आप कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो। आप इसमें मेंशन करोगे दैट यू आर एक्वायरिंग अ न्यू बिजनेस, सो दिस इज़ द ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो, एंड इसके लिए आपको अपने मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, सिंस दे कैन नॉट कम, सो बैलेट पेपर्स के थ्रू इधर बाय पोस्ट और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वोटिंग ली जा रही है। तो इसके बारे में आप एक एडवर्टाइजमेंट भी पोस्ट करोगे, कंपनी करेगी। The next point is scrutinizer. The board of directors shall appoint one scrutinizer who is not in employment of the company and who is in the opinion of the board can conduct the postal ballot voting process in a fair and transparent manner. So students, एक person employ करते हो, आप एक पर्सन को हायर करते हो जिसको बोला जाता है स्क्रूटनाइजर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करते हैं जो ये पोस्टल बैलेट वोटिंग प्रोसेस जो है उसको कंडक्ट करते हैं इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ये लगता है कि अगर हम किसी थर्ड पर्सन को जो कंपनी में एम्प्लॉयड नहीं है उसके थ्रू कराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से ये कंडक्ट हो सकता है। Next is report. The scrutinizer shall submit his report as soon as possible after the last date of receipt of postal ballot, but not later than 7 days thereof. So basically students, जब आपने postal ballot करवाया, अपने सारे members को by post भेजा, देन उन्होंने या बाय पोस्ट भेजा होगा अपना असेंट और डिसेंट, और बाय ईमेल करा होगा, तो स्क्रूटिनाइजर एक रिपोर्ट बनाता है। जैसे कि अगर आपको 30 डेज में आंसर करना है मेंबर्स को, 30 डेज तक लास्ट डेट थी, उसके बाद एक 7 डेज का पीरियड दिया जाता है, 7 डेज का गैप दिया जाता है जिसमें स्क्रूटिनाइजर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, वेयर he will submit a report to the board of the directors कि क्या members का dissent आया, कितने members favor में थे and कितने against थे। Next is safe custody. The postal ballot and all the papers relating to postal ballot including voting by electronic means shall be under the safe custody of the scrutinizer till the chairman considers, approves and signs the minute, and thereafter scrutinizer shall return the ballot paper and other related papers are registered to the company who shall preserve such ballot papers and other papers. So basically स्क्रूटनाइजर के पास जब सारे पोस्टल बैलेट के आ गए, असेंड डिसेंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी, सारे पोस्टल बैलेट के वोटिंग आ गई हैं जब स्क्रूटनाइजर के पास, देन वो अपने पास ही रखेंगे, अपनी सेफ कस्टडी में रखेंगे टिल द टाइम चेयरमैन जो है कंपनी के वो अप्रूव करते हैं, साइन करते हैं मिनट्स, एंड देयर आफ्टर द स्क्रूटनाइजर शैल रिटर्न। तो सबसे पहले जब तक चेयरमैन जो है वो कंपनी के मिनट्स अप्रूव नहीं करते, टिल दैट टाइम वो स्क्रूटनाइजर के पास रहेंगे, एंड आफ्टर दैट स्क्रूटनाइजर विल गिव द बैलेट पेपर्स टू द कंपनी। नेक्स्ट इज रिजल्ट. The result shall be declared by placing it along with the scrutinizer's report on the website of the company. So scrutinizer ने जो report prepare करी उसके साथ जो भी रिजल्ट्स आए पोस्टल बैलेट की वोटिंग के, वो सारे कंपनी की वेबसाइट पर पब्लिश होंगे, कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
सो इफ रेजोल्यूशन इज असेंटेड, अगर जो भी कंपनी को बिजनेस करना था जिसके लिए रेजोल्यूशन पास करा, अगर उसके लिए रेजोल्यूशन इज असेंटेड, मैक्सिमम मेजॉरिटी ने अप्रूव करा, if a resolution is assented to by the requisite majority of the shareholders by means of postal ballot, including voting by electronic means, it shall be deemed to have been duly passed. So basically students, अगर majority members ने postal ballot में अपनी assent दी, उन्होंने yes करा, उन्होंने approve करा, तो it means कि ये जो भी decision होगा वो प्रॉपरली पास करा जाएगा बाय जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग जो है वो होगी कंपनी की, उसमें पास कर दिया जाएगा बिकॉज शेयर होल्डर्स की कंसेंट आ चुकी है। सो दिस इज हाउ पोस्टल बैलेट वोटिंग इज कंडक्टेड। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पोस्टल बैलेट में वोटिंग कैसे कराई जाती है और ये कब करी जाती है। जब मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते या व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ एब्सेंटीज्म, कि 2-3 बार से मीटिंग हो रही है और कोरम वाले मेंबर्स फॉर्म नहीं हो रहे, मेंबर्स एब्सेंट होते हैं, तो इन दैट केस वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट करवाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ई वोटिंग और वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। So voting by electronic means or electronic voting system means a secured system based process of display of electronic ballots, recording of votes of the members and the number of votes polled in favor or against, such that the entire voting exercise by of electronic means get registered and counted in an electronic registry in a centralized server with adequate cyber security. So जब आप ऑनलाइन वोटिंग कराते हो, ठीक है, सो जब प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स होते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स होती है, तो ये प्रॉपर एक ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है, वोटिंग करवाने का। टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, ई वोटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। ई वोटिंग आई कंपनीज एक्ट 2013 में, क्योंकि मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, सो दे थॉट कि ई वोटिंग करा देते हैं, ईजी वे है। So, but a member can cast his vote through one mode. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, अगर वो ई वोटिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो फिजिकल जाके भी प्रेजेंट होके मीटिंग में भी वोट कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन वोटिंग राइट, या तो आप ऑनलाइन वोटिंग करो ई वोटिंग, या फिजिकली मीटिंग में प्रेजेंट होकर वोटिंग करो। नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ई वोटिंग। तो ई वोटिंग कौन करा सकता है? As per Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies Management and Administration Rules 2014, following companies are required to e-voting facility to their members to vote. जो भी listed company है, so every listed company, जो भी public company है, listed है stock exchange में, ठीक है, so then they can go for e-voting. And every company having 1000 or more shareholders, जो भी कंपनी के 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं, 1000 or more, they can go for e-voting and every listed company. Then there is a procedure for e-voting. So आपको एक e-voting एजेंसी को अपॉइंट करना होगा. The company has to provide e-voting facility. तो e-voting एजेंसी आप एक हायर करोगे, e-voting सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो जैसे हमने एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करा था, वैसे ही पहले आप यहाँ पर एक नया स्टेप है, ई वोटिंग एजेंसी को हायर करोगे जो आपकी प्रॉपर अरेंज करेगी ई वोटिंग। देन सेम अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेंगे जो कंपनी की रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। देन डिस्पैच नोटिस टू द शेयर होल्डर्स। सो जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको नोटिस दिया जाएगा कि दिस टाइम हम ई वोटिंग करा रहे हैं। देन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी ऐड होगी कि कंपनी ई वोटिंग कर रही है। देन ई वोटिंग होगी, द ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 1 day and not more than 3 days। सो बेसिकली अगर आपने कोई भी डे रखा है तो उस दिन ही सारी ये वोटिंग करवाओ, एंड मैक्सिमम इज 3 days टाइम। तो 3 दिन का ही मैक्सिमम पीरियड है जिसमें वोटिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते के लिए वोटिंग ओपन रहता है। देन स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, स्क्रूटनाइजर विल प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, देन रिजल्ट अनाउंस होगा।
एंड इट विल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द कंपनी वेबसाइट। जैसे ही हमने देखा पोस्टल बैलेट के थ्रू जो भी रिजल्ट था वो भी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड हुआ, जस्ट लाइक दैट ई वोटिंग का भी जो भी रिजल्ट होगा वो कंपनी के वेबसाइट पर पब्लिश होगा, अपलोड किया जाएगा। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब हम ई वोटिंग कराते हैं तो क्या एडवांटेज है? रिडक्शन इन कॉस्ट एंड पेपर वर्क। सो स्टूडेंट बेसिकली जब भी हम ऑनलाइन कुछ ले जाते हैं तो हमारा काफ़ी कॉस्ट सेव होती है, पेपर इज सेव्ड, and the counting of votes and result will be accurate within very short period of time। आपका टाइम सेविंग है, आपकी कॉस्ट सेविंग है, पेपर वर्क सेविंग है। सो एंड आपका जो स्पीडी प्रोसेस हो जाता है जब भी हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन लेकर जाते हैं, बिकॉज रिजल्ट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। So we all know that for example we are taking online classes today, so instead of going to the class there's a lot of saving of time, saving of money। आपको घर बैठे बैठे everybody can take online classes and myself can deliver online classes। So whenever things go online, so there is a lot of cost saving, time saving। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई वोटिंग टू शेयर होल्डर्स? ये तो कंपनी के लिए एडवांटेज हो गए, कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग। शेयर होल्डर्स के लिए क्या एडवांटेज है? द पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल इंक्रीज एज वोटिंग कैन बी डन। अब स्टूडेंट्स अगर वोटिंग घर से हो रही है, जैसे जस्ट लाइक दैट आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगी बिकॉज एवरीबडी कैन log in and take class wherever they are। So similarly shareholders भी e-voting करते हैं जब, तो वो कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, तो उनकी जो पार्टिसिपेशन है तो हम ज़्यादा वोटिंग आती है, ज़्यादा मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। There will be increased transparency। Voting can be done for different companies। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक मेंबर के पास सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर्स हैं, एक ही कंपनी के वो मेंबर्स हैं। जो पीपल हैव लॉट ऑफ शेयर होल्डिंग्स, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स भी होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो वो जब ई वोटिंग है तो वो सेम टाइम पर बहुत सारी कंपनीज की वोटिंग भी कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली। तो वो एक ही जगह किसी कंपनी में प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर सेम जगह सेम डे ई वोटिंग है, तो अगर ऑनलाइन है तो वो पॉसिबल है। रेजोल्यूशन। सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेजोल्यूशन क्या होता है? जैसे जब भी हम कहते हैं कंपनी रेजोल्यूशन पास कर रही है, तो जब भी कोई एक डिसीजन लेना होता है तो उसका एक प्रपोजल रखा जाता है, तो उस प्रपोजल को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। A proposal when passed and accepted by the members become a resolution। जैसे आपको कोई भी कंपनी में डिसीजन लेना होता है तो आप एक प्रपोजल रखोगे सबसे पहले अपने मेंबर्स के सामने। जब मेंबर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं उस प्रपोजल को, देन it becomes resolution। A proposal when accepted and passed by the members becomes a resolution। So student, resolution दो टाइप्स के होते हैं, एक ordinary and एक special resolution। So there are two types of resolution, ordinary and special resolution। Ordinary resolution क्या होता है? It is passed by a simple majority of votes। जैसे आपने एक जनरल मीटिंग कराई, उसमें जिनकी ज़्यादा मेजॉरिटी है, तो अगर मेजॉरिटी मिल जाती है रिगार्डिंग दैट प्रपोजल, तो वो रेजोल्यूशन बन जाता है, वो डिसीजन पास हो जाता है। बिकॉज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एट अ जनरल मीटिंग, of which notice required under the Companies Act has been duly given। Simple majority means that the votes cast either by show of hands or electronically or by poll in favor of a particular proposal। So ordinary resolution को students pass करने के लिए आपको simple majority of votes चाहिए, और वो वोट्स आप ले सकते हो बाय शो ऑफ हैंड से करा लो, पोल से ले लो, ई वोटिंग से ले लो। दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें यू जस्ट नीड simple majority of the members। Now what is special resolution? So special resolution, it must be passed by a majority of 3/4 of the votes in a person or by proxy। So देखो students, ये बहुत ध्यान रखना that स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए।
जैसे अगर आपको कोई भी डिसीजन पास करना है तो उसमें आपको 3/4 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 3/4 वोट्स फेवरेबल होने चाहिए, देन ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन कैन बी पास. Let's see the difference between ordinary resolution and special resolution. Ordinary resolution is passed by simple majority. Vote cast in favor exceeds vote cast against the resolution. So students basically, अगर 51 वोट्स हमारे हैं आउट ऑफ 100, 51 वोट्स हमारे फेवर में है एंड 49 वोट्स हमारे अगेंस्ट में है, तो मेजॉरिटी क्या है, 51 पॉजिटिव एंड 49 फॉर द नो वोट्स. सो इन दैट केस 51 है तो मतलब ज़्यादा ही है ना अगेंस्ट वोट से, चाहे 2 नंबर ज़्यादा है, 2 वोट ज़्यादा है, तो इन दैट केस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है बिकॉज मेजॉरिटी है. स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं आप मेजॉरिटी तो कर सकते हो बट यू नीड 3/4 मेजॉरिटी. आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. So our last topic for this chapter, shareholder meeting, is resolutions requiring special notice. So कुछ ऐसे resolutions होते हैं जो special notice चाहिए होता है जिनके लिए, and ordinary or special resolution may require special notice to be given for moving it. The requirement of special notice is laid down by the Companies Act. तो कुछ resolution है जो ordinary भी हो सकते हैं और special, उनके लिए एक special notice चाहिए होता है. So notice of the intention to move the resolution is given to the companies not less than 14 clear days before the meeting at which it is to be moved. Such notice is to be given to the company by members holding not less than 1% of the total voting power or holding share on which such aggregate sum not exceeding 5 lakh rupees as may be prescribed has been paid up by the members who are proposing the resolution. So basically students, आपको एक special notice चाहिए होता है, ठीक है. कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं जो रिक्वायर करते हैं कि स्पेशल नोटिस भी साथ में जाए, तो वो कब देना होता है, व्हेन सच नोटिस इज टू बी गिवन. वो कंपनी के मेंबर्स को हम तब देते हैं जिनके पास 1% of the total, not less than 1% of the total voting power or holding shares on which such aggregate sum not exceeding 5 lakh rupees as may be prescribed has been paid up by the members who are proposing the resolution. The company shall immediately after receiving such notice inform all the members regarding the notice of the proposed resolution. The company is required to give such notice in the same manner as it gives notice of the meeting, or if that is not practicable, shall give the notice either by an advertisement in the newspaper having an appropriate circulation or by any other mode allowed by the articles. After the notice requirement, the resolution would be passed by the members at the general meeting either by a simple or 3/4 of the majority. According to the Companies Act, in the following cases, special notice of the resolution must be given. ये जो स्टूडेंट्स हम स्पेशल नोटिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये कब ज़रूरी है, टू रिप्लेस द ओल्ड ऑडिटर बाय अ न्यू वन. अब कंपनी का जो ऑडिटर है उनको रिप्लेस करा जा रहा है, तो जब भी इसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास होगा तो एक स्पेशल नोटिस भी गिवन साथ में प्रोवाइड करेंगे विद द प्रपोजल, जब भी हम एक ओल्ड ऑडिटर को रिप्लेस कर रहे हैं. Next, to appoint a person who is not a retiring director as director of the company. So अगर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, to remove a director before the expiry of the term. अगर अभी डायरेक्टर का एक्सपायरी पीरियड आया नहीं है, हम उसको रिमूव कर रहे हैं, तो हम जब अपने मेंबर्स को इसका प्रपोजल देंगे कि हम डायरेक्टर रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस एक स्पेशल नोटिस भी दिया जाएगा. नेक्स्ट, टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिमूव डायरेक्टर. जब एक नया डायरेक्टर भी अपॉइंट करेंगे, सो इन दैट केस ऑल्सो यू गिव अ स्पेशल नोटिस. Topic is resolution passed at the adjourned meetings. Any resolution passed at an adjourned meeting of a company shall be treated
as having been passed on the date on which it was in fact passed and shall not be deemed to have been passed on any earlier date. So adjourned meeting क्या होती है, जैसे meeting has been adjourned, meeting has been cancelled या meeting has been done. तो अगर कोई meeting जिस दिन हुई और उस दिन adjourned meeting को cancel कर दिया जाए, तो कोई resolution अगर उस दिन pass हुआ है तो उसी दिन ही माना जाएगा. अगर नो मैटर मीटिंग एडजॉर्न्ड हुई, मीटिंग कैंसिल हुई उस दिन, नो मैटर, अगर उस दिन कोई रेजोल्यूशन का पास करा जाएगा तो यही माना जाएगा कि उसी दिन ही ऑन दैट डेट on which it was in fact passed and shall not be deemed to be have been passed on any earlier date. तो जिस दिन आपकी मीटिंग फाइनल हुई, क्लोज हुई, उस दिन ही माना जाएगा रेजोल्यूशन पास हुआ है. So I think this was all about chapter number 9 shareholders meeting. हमने बहुत डिटेल में go through करा है. So let me know if you have any questions. आप पोस्ट कर सकते हो your queries, your question in the question and answer section. So requisite means important requirements. जैसे अगर आपको एक valid meeting करनी है तो उसके लिए क्या requisite है? So requisite means what are the important requirements? Yes, आपको PDF I will share. मैंने लास्ट क्लास में भी सारी PDF शेयर करी थी. जो आज भी क्लास का टॉपिक हुआ है उसकी PDF भी I have shared the link. Prima facie means that on the face of it. Prima facie जैसे आप देखोगे तो right way prima facie, on the face of it, prima facie means. मैं PDF आपको लिंक में शेयर कर रही हूँ, आप कॉपी कर लो. पोस्टल बैलेट में क्या होता है, दो वेज हैं. पोस्टल बैलेट में ई वोटिंग में थोड़ा डिफरेंस है. दैट पोस्टल बैलेट में आप जो वोटिंग ले रहे हो वो बाय पोस्ट भी ले सकते हो. आप बाय पोस्ट उनके राइटिंग में भी अपने उनका असेंट और उनका वो फेवर में है या नहीं, उनका येस और नो ले सकते हो. और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बाय ईमेल भी ले सकते हो. तो ये हो गया पोस्टल बैलेट. ई वोटिंग इज लिटिल डिफरेंट. उसमें आप एक कंपनी को हायर करोगे, एक ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर को हायर करोगे जो आपके बिहाफ पर ई वोटिंग कंडक्ट करेगी. सो दैट इज ई वोटिंग. ई वोटिंग एंड पोस्टल बैलेट आर डिफरेंट. they are e-voting and postal ballot में सेम रूल्स हैं बिकॉज स्क्रूटनाइजिंग उसमें भी होगी, उसमें भी रिजल्ट पब्लिश होंगे. बस एक डिफरेंस ये है कि पोस्टल बैलेट में जो है आप स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करते हो जो पोस्टल बैलेट कंडक्ट करता है. Whereas ई-वोटिंग में आप पहले एक वोटिंग एजेंसी, एक थर्ड पार्टी को हायर करोगे जो आपको एक प्रॉपर सेटअप देगी कि ई-वोटिंग कैसे करनी है. देन रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स आर सेम कि देन आप एक स्क्रूटनाइजर हायर करोगे, देन रिजल्ट पब्लिश होगा, एडवर्टाइजमेंट होगी. सो स्टूडेंट्स, वीडियो का लिंक आपको आफ्टर सम टाइम SOL की साइट पर पब्लिश होगा, देन यू कैन सी. मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ फॉर द नोट्स. ऐसा नहीं है कि कोरम में आपने पहले 5 मेंबर्स सिलेक्ट करे. अगर आपके लेस देन 1000 मेंबर्स हैं तो कोरम के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए 5 मिनिमम मेंबर्स हैं. तो स्टूडेंट्स, ये कोई फिक्स नहीं है. ये आप अपॉइंट नहीं करते कि ये मीटिंग में प्रेजेंट होंगे. आप अपनी कंपनी की मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो तो एनी 5 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट. कोई भी 5 मेंबर्स होने चाहिए. तो आप चूज़ नहीं करते, ये मेंबर्स की अपनी विल होती है कि कौन आना चाह रहा है, कौन नहीं आना चाह रहा. और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो अभी अगर सपोजली मिनिमम ये 5 मेंबर्स इस ईयर की मीटिंग में आए हैं तो नेक्स्ट ईयर भी ये 5 होंगे. ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है. ये मेंबर्स की विल है, हु वांट टू बी प्रेजेंट एंड हु नॉट वांट टू बी प्रेजेंट. स्पेशल रेजोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हमें मेजॉरिटी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 49 हमारे पास नो है,
डिसेंट है मेंबर्स का, दे आर नॉट एग्रीइंग टू दैट रेजोल्यूशन, एंड 51 से यस दैट हमें ये प्रपोजल एक्सेप्टेड, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी कितने परसेंट मेजोरिटी आप देखो, 49 और 51, सिर्फ 2 वोट्स ही ज़्यादा हैं, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, बिकॉज उसको तो सिर्फ मेजोरिटी चाहिए, चाहे 1 वोट से भी मेजोरिटी हो। वेयर एज स्पेशल रेजोल्यूशन सेज कि आपको 3/4 मेजोरिटी चाहिए। 3/4 मेजोरिटी होगी जब, then only a resolution can be passed. स्क्रूटनाइजर, स्टूडेंट स्क्रूटनाइजर कौन होता है? स्क्रूटनाइजर बेसिकली आप एक अपॉइंट करते हो एक थर्ड पर्सन को, जो आपके बिहाफ पर पोस्टल बैलेट कंडक्ट करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है, आपके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। आपके बिहाफ पर जो ये काम करते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्रूटनाइजर, जो पोस्टल बैलेट कंडक्ट करते हैं, पूरी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो दे आर नोन एज स्क्रूटनाइजर। सो स्टूडेंट्स, आई एम शेयरिंग लिंक फॉर चैप्टर नंबर 9। आप इस लिंक को सेव कर लो एंड डाउनलोड द फाइल। I will start the next chapter, chapter number 10, जो हमें वैसे आज की क्लास में पिक करना था, but no issues. I will start the next chapter, chapter number 10, which is audit committee. So audit members, who is an auditor, audit committee, तो उसके बारे में हम next class में discuss करेंगे. So that's all for today. I hope आपको shareholders meeting chapter number 9 समझ आ गया, and important questions I'll share in the last class. जो हमारा last session होगा, उस class में I'll share the important questions of your subject company law. Okay, I've shared the link. आप ये link save कर लें, ठीक है, and download the file and revise. Have a good day. And जो भी आपके doubts रह गए हैं, I'll take that in the next class. Thank you so much.